सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनेस्ट ट्रेडर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक बिगिनर स्टॉक मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकता है और कैसे उसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे वो मैक्रो इकोनॉमी को समझे, मैक्रो इकोनॉमी का कंडीशन समझे, ओवरऑल वर्ल्ड कैसे चल रहा है उसे समझे और उसे समझ के वो जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है उसका एनालिसिस करके मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर पाए। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने शो किया है कि कैसे हम सीसीआई इंडिकेटर की मदद से हम इंडिया के जो बेस्ट कंपनीज़ है, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है, उन पे यूज़ करके हम कैसे 4 to 5% ऑफ रिटर्न जनरेट करते हैं रेगुलरली। और ये स्ट्रेटेजी को हम जो पूरा बुल मार्केट है, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड मार्केट है, उसमें यूज़ करते हैं और बेयर साइकिल में भी हम इसे यूज़ करते हैं। सिर्फ अंतर यही होता है कि जब स्टॉक मार्केट बेयर साइकिल में चला जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम या तो अपना इनिशियल पोजीशन को होल्ड करते हैं और फिर हम फ्रेश पोजीशन बनाने से पहले वेट करते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो और उसके बाद फिर हम सेम स्ट्रेटेजी को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ब्रॉडर स्केल में हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं एंड समझते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि हम अभी करेंटली कौन से फेज़ में हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि इकोनॉमी कैसे काम करता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि हम कौन से फेज़ में हैं। तो करेंटली अगर आप देखोगे जो इंटरेस्ट रेट है, मैं इसे एनलार्ज करता हूँ, रिफ्रेश करना हूँ, और अगर हम एनलार्ज करें तो करेंटली अगर आप देखोगे जो इंटरेस्ट रेट था अगस्त में, ये यूएस का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। सो ये आपको फेडरल रिजर्व के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो फेडरल फंड्स इफेक्टिव रेट, ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट 5.33 था, ठीक है, टिल अगस्त। और अभी रिसेंटली जो फेडरल रिज़र्व का इंटरेस्ट रेट है, आप अगर देखोगे तो आप अगर सर्च करोगे फेडरल सितंबर रेट कट, मतलब रेट कट को अगर आप फॉलो करते हो, आपको रेट कट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही मार्केट का फ्यूल है। तो हम ये चेक करते हैं कि फेडरल रिज़र्व का करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि सितंबर में फेडरल रिज़र्व ने एक रेट कट किया है। तो हम अगर देखें तो फेडरल रिज़र्व ने बाई 50 बेसिस पॉइंट जो रेट है करंट इंटरेस्ट रेट उसे कट किया है, ठीक है। तो हमने ये समझ गया कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो लो हो रहा है, तो बिजनेसेस को लोन्स जो है वो कम इंटरेस्ट में मिलेगा, तो बिजनेसेस अभी लोन्स ले सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी फेड जो है वो एक रेट कट लाता है, फॉर एग्जांपल 2007 में आप अगर देखोगे जुलाई 2006 से ले के फरवरी में जून 2007 तक 5.26 से था, ठीक है। और जब रेट कट स्टार्ट हुआ अगस्त से लेके आपका रेट कट, सो अगस्त से रेट कट होना स्टार्ट हुआ अगस्त 2007। तो हम चार्ट देखते हैं। चार्ट में अगर हम देखें ये रहा अगस्त 2007, तो आप देख सकते हो कि रेट कट होने के बाद अगस्त 2007 से लेके दिसंबर 2007 तक एक बुल रैली आया। ये इसलिए आता है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस होने से जो बिजनेसेस है वो कम इंटरेस्ट में लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो कम इंटरेस्ट में लोन लेने से वो अपना वो उस पैसा को बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि जो बिज़नेस है वो फ्लरिश करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक रैली आता है, ठीक है। लेकिन ये भी हमें देखना होगा, और वो रैली मोस्टली आपका अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो 3 to 4 मंथ्स के लिए वो रैली आता है और वो रैली फिर 3 to 4 मंथ ही सस्टेन करता है। उसके बाद अगर कोई क्राइसिस आए, फॉर एग्जांपल 2001 में क्राइसिस आया था जो हमें सबको पता है, कि .com बबल। तो हम बैंक निफ्टी को नहीं देख के अभी हम स्विच करेंगे, तो बैंक निफ्टी को नहीं देख के अगर हम S&P 500 इंडेक्स पे स्विच करते हैं, क्योंकि हमें देखना है 2000 में क्या हुआ था वो हमें चेक करना है। तो बेस्ट है कि आप यूएस के इंडेक्स को अगर एनालिसिस करोगे, क्योंकि यूएस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडियन स्टॉक मार्केट को, ठीक है। तो हम यूएस के इंडेक्स को देख के हम हिस्ट्री समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकली जब भी रेट कट आया है तब क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 2000 में एक रेट कट आया था सेम,
वो रेट कट आने के बाद अगर हम यहाँ पे आप देखो कि 2000 में ये अगर आप देखोगे जुलाई से लेके दिसंबर, तो दिसंबर से जुलाई से लेके नवंबर तक तो सेम रेट था ऑलमोस्ट, और दिसंबर से फिर रेट कट आना स्टार्ट हुआ। तो हम अगर दिसंबर को देखें 1999 का दिसंबर को अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से फिर रेट कट होना स्टार्ट हुआ और 2000 के अगस्त तक एक रैली कंटिन्यूड हुआ और उसके बाद फिर डाउन टर्न स्टार्ट आया। ठीक है, अब ये डाउन टर्न तब 30% से ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 48 ऑलमोस्ट 50% का डाउन टर्न आया, एक ये आप बोल सकते हो क्रैश आया। लेकिन ये क्रैश तब आता है जब कोई क्राइसिस आए या तो कोई बबल बर्स्ट हो, तब जाके ऐसा एक क्रैश आता है, वरना एक सिंपल करेक्शन आता है 20 से 25% का, और उसके बाद मार्केट फिर अपने रैली को कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे अगर हमें देखें कि 2000 से 2001 में एक .com बबल आया था, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो रहा था कि जो भी कंपनीज अपने नाम के बाद .com लगाते और अपना स्टॉक को लिस्ट करते तो वो स्टॉक का प्राइस एकदम रॉकेट के जैसा उड़ जाता था। तो ये एक बबल क्रिएट हुआ था जो फिर बर्स्ट हुआ 2000 में, और 2001 में फिर ये पूरा क्राइसिस आया और वो 2002 तक चला। ठीक है, और फिर सेम 2008 में भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि 2008 में जो रियल एस्टेट है, मॉर्गेजेस, वो बहुत ज़्यादा हो गया था और उसके वजह से उसके बाद फिर क्राइसिस आया था जब जो लोग हैं वो अपना लोन चुका नहीं पा रहे थे, तो तब मार्केट में करेक्शन आया था। ठीक है, तो क्राइसिस आने से जो मार्केट है वो फिर आपका more than 30% करेक्ट करता है। ठीक है, और ये एक ग्रेट, हमें सबको पता है कि एक ग्रेट चांस होता है अपना पोर्टफोलियो को एक स्क्रैच से एक पोर्टफोलियो बनाने का। ठीक है, जो मल्टीबैगर्स रिटर्न दे। लेकिन जब भी ऐसा हो कि कोई क्राइसिस ना आए, तब क्या होता है कि तब एक स्मॉल करेक्शन आता है। स्मॉल करेक्शन मतलब लेस देन 30%, जो भी करेक्शन लेस देन 30% है वो स्मॉल है और वो करेक्शन है, और जब भी जो करेक्शन है वो मोर देन 30% हो तो उसे हम क्रैश बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे देखना है कि कैसे समझना है कि मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है या नहीं। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किंग है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखोगे कि 2000 के बाद वीकली चार्ट, हम अभी वीकली चार्ट में हैं, तो वीकली चार्ट में फिर क्या होता है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वीकली चार्ट में हमेशा फिर लोअर लो बनना स्टार्ट हो जाता है। ये अगर आप देखोगे ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो, तो जब लोअर लो फॉर्म हो रहा है और वो जो मार्केट है वो अपना प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे पहले हम अपना पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर पोजीशन चल रहा है तो उसे हम फिर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, और न्यू पोजीशन फ्रेश एंट्री हम तभी बनाएंगे जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल आप अगर देखोगे यहाँ पे जो लोअर लो है वो कंटिन्यूस फॉर्म होते गया, लोअर लो फिर लोअर लो फिर लोअर लो, फिर यहाँ से वो आप अगर देखोगे वो लोअर लो नहीं बना के वो हाई बनाता है और यहाँ तक आता है। ये अपना प्रीवियस लो को बीट नहीं करता, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता और हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है। तो जब ऐसा फॉर्मेशन आए तो यहाँ से फिर हम अपना फ्रेश एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फ्रेश एंट्री बनाना अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और हम वही सेम ये रूल यूज़ कर सकते हैं कि जो भी आपका टॉप कंपनीज़ है, ठीक है, जो भी आपका टॉप पसंदीदा प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ के शेयर को बढ़ाते जाता है। स्टॉक मार्केट में क्या चलता है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल कंपनीज़ का जो शेयर है, ठीक है, शेयर प्राइस है वो हमेशा बढ़ते जाता है, और जो कंपनीज़ अपना रेवेन्यू, जिस कंपनीज़ के रेवेन्यू डिक्रीज़ होते जाते हैं, डिग्रेड होते जाते हैं, वो कंपनीज़ के शेयर प्राइस वैसे ही कम होते जाता है। तो सिंपली यही है स्टॉक मार्केट की, प्रॉफिटेबल कंपनीज़ का शेयर प्राइस इंक्रीज़ होते जाएगा और जो
अनप्रॉफिटेबल कंपनीज़ है उनका शेयर प्राइस डिक्रीज़ होते जाएगा। तो हमें अपना टॉप 10 या टॉप 5 टॉप 6 जो भी है कंपनी सिलेक्ट करना है जो आपके मुताबिक बेस्ट कंपनीज़ है इंडिया का, जिनका रेवेन्यू हमेशा बढ़ते हुए जा रहा है, जिनका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिनके स्टॉक में बहुत डिमांड है और जिनका फ्यूचर स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो वैसे स्टॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है सिंपली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जैसे कि कोलपाल, तो हमें पता है कोलगेट एक ग्रेट प्रोडक्ट है। फिर रिलायंस आ गया, टाइटन आ गया, हमें पता है कि टाइटन एक ग्रेट कंपनी है। तो ऐसे कंपनीज़ लेना है जो हमेशा जो प्रॉफिटेबल है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी अच्छा है और उसका फ्यूचर स्कोप भी बहुत अच्छा है। और ऐसे कंपनी में फिर हम एक फ्रेश एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हैं जब भी करेक्शन ख़त्म हो जाता है। और फिर जो स्टॉक मार्केट है वो जब अपना न्यू रैली बनाना स्टार्ट करता है, हम आराम से उसमें अपने पसंदीदा प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम देखें कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना स्टार्ट हो गया है, तो इसे स्टॉक मार्केट इनिशियली एक पॉजिटिव साइन के हिसाब से लेता है। तो हम जो हमारे पसंदीदा स्टॉक्स है उसमें एंट्री बना सकते हैं। फ्रेश एंट्री कैसे बनाना है वो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, तो आप चेक कर सकते हो। जो CCI इंडिकेटर यूज़ करके हम एंट्री लेते हैं और आप मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करके भी एंट्री अपना बना सकते हो। तो मैं यूजुअली मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ प्लस CCI यूज़ करता हूँ। तो अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी टाइटन अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो इसमें जब भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर लो के बाद एक हाई ब्रेक होता है, तब हम अपना एंट्री बना सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जब भी टाइटन का जो CCI इंडिकेटर है, CCI इंडिकेटर के हिसाब से वो ओवरसोल्ड जोन में आए, ठीक है, ओवरसोल्ड में जोन आने के बाद इसमें जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो, तब हम यहाँ से एक एंट्री बना सकते हैं और हम अपना जो टारगेट है उसे 4 to 5%, उसे 3 to 5% टारगेट हम अपना रख सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपना पोजीशन बनाते हुए जा सकते हैं। ये हम तब तक कर सकते हैं जब तक मार्केट में लोअर लो फॉर्म होना स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि जब मार्केट में लोअर लो, अभी अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाए तो मार्केट हायर हाई ही बना रहा है। ये देखो आप, हायर हाई बनाते हुए जा ही रहा है, अभी तक जा रहा है वो। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो फिर लो क्रिएट करे और फिर हायर हाई बनाते हुए मार्केट जाते रहे। तो जब तक हायर हाई बन रहा है हमें ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके हम अपना पोजीशन को बनाते हुए जा सकते हैं। और जब भी एक करेक्शन आए और 3 मंथ्स बाद अगर करेक्शन आता है, एक 20 to लेस देन 30% का करेक्शन अगर आए, तो करेक्शन कैसे पता चलेगा? करेक्शन जब भी लोअर लो फॉर्म होना स्टार्ट होगा तो हम उसे करेक्शन बोल सकते हैं। तो जब 30% से कम हो तो वो करेक्शन है, 30% से ज़्यादा है तो क्रैश है। तो क्रैश में तो हम टोटली अपना एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं। और जब करेक्शन आए, करेक्शन का ब्रेक होने के बाद, जब करेक्शन रुक जाए और करेक्शन ख़त्म होने के बाद मार्केट ब्रेक करके अपना हायर हाई को कंटिन्यू करना स्टार्ट करे, तब हम फिर से फ्रेश एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई एंट्री पोजीशन होल्ड करके हमने रखा है तो उससे हम करेंटली होल्ड करके रख सकते हैं और फ्रेश एंट्री हम एक बार मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब कि जब हायर हाई बनना स्टार्ट हो तभी हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसा करते करते हम सेम स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम 4 to 5% का टारगेट यूज़ करते हैं हमेशा। कंसोलिडेटेड मार्केट में हम 4 to 5% टारगेट यूज़ करते हैं। और जब भी बुल रन आए, फॉर एग्जांपल जब मार्केट करेक्शन होने के बाद हायर हाई स्टार्ट करता है तो तब हम अपना टारगेट को 5 to 10% रख सकते हैं, ठीक है, ईच पोजीशन में। तो जब भी 10% to 5% आपके हिसाब से, आपके टारगेट के हिसाब से टारगेट अचीव हो जाए तो आप पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। और सिंस हम सबसे ग्रेट कंपनीज़ में काम करते हैं, ठीक है, जो इंडिया के टॉप प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है, जिनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, फ्यूचर स्कोप एकदम ब्राइट है, ठीक है, जो मार्केट डोमिनेंट प्लेयर है, ठीक है, उसमें हम सिंस पोजीशन बनाते हैं तो इसमें हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते,
क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट का आप वीकली टाइम फ्रेम में जाओ, डेली टाइम फ्रेम के आने के बाद, तो इसमें आप अगर देखोगे हिस्टोरिकली हमेशा से इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहा है। क्यों डिमांड रहा है? डिमांड इसलिए रहा है क्योंकि इन रियल लाइफ ये कंपनी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है अपने सेक्टर का, ठीक है। ये ईयर ऑन ईयर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करते हुए जा रहा है, जिसके वजह से उसका स्टॉक प्राइस मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। तो जिस भी कंपनीज में प्रॉफिट बढ़ते जाएगा उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ते जाएगा, और उसके हिसाब से आपका जो पोजीशंस है वो भी आपको प्रॉफिट निकाल के देते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज़ में हम स्टॉप लॉसेस को यूज़ नहीं करते हैं, हम स्टॉक सिलेक्शन को ही अपने स्टॉप लॉस जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बेस्ट कंपनीज़ में काम करते हैं, जो इंडिया का बेस्ट कंपनीज़ है। तो ये अगर हम फॉलो करें तो हम जो कंसोलिडेशन मार्केट हो, या तो बुल रन हो या तो बेयर रन हो, सब में हम ऐसे स्ट्रेटजी को फॉर्म करके अपना पोजीशन को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मेरे पास सिर्फ इंडिया का ही नहीं यूएस का भी टॉप स्टॉक्स का कलेक्शन है। तो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो टॉप कंपनीज़ है उसे हमें कैसे हम फाइंड आउट करें कि क्या ऐसे हमें चार्ट में देखना है जिसको हम देख के ही बोल सकते हैं कि ये कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे समझेंगे। तब तक आई होप कि आपने ये समझ लिया कि कैसे 3 मंथ्स में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसे एनालिसिस करें हम। ग्लोबली जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे समझ के, एज वेल एज इंडिया का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसे समझ के हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कैसे हमें अपना पोजीशन को बिल्डअप करना है और कैसे अपने एंट्रीज एंड एग्जिट्स को डिसाइड करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ये मोटिवेट करता है मुझे और भी वीडियो बनाने में। तो आने वाली वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे, एक सीरीज़ भी हम लेके आएंगे फॉर बिगिनर्स, जिसमें हम ज़ीरो से एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक समझेंगे कि कैसे हम मार्केट के साइकिल को ब्रेक करके अपना पोर्टफोलियो को ग्रो करते रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे पोजीशंस को मेंटेन करना है और फ्रेश पोजीशंस बनाना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर।